नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 23 मार्च 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। आज शहीद दिवस भी है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज ही के दिन 1931 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। और आप जिस उम्र में गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उस उम्र में ये रिवॉल्यूशनरीज थे और इनको फांसी भी दे दी गई थी। बहुत कम उम्र में फांसी दे दी गई थी, नवयुवक थे और उस समय दी गई थी। फांसी के बाद इनके लाश को जलाया गया था। अध जले लाश को कुल्हाड़ी से काट काट कर फेंक दिया गया था नदियों में। समूल मिटा देना चाहते थे क्योंकि आदमी जो है ना, वो उसके विचार जो हैं वो उसको ख़तरनाक बना देते हैं किसी साम्राज्य के लिए। तो इनके विचार जो थे वो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आ रहा था। बस विचारों की ही लड़ाई थी। तो भगत सिंह तो चले गए, लेकिन क्या उनका विचार ख़त्म हुआ? नहीं। यही दिखाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य कितनी बड़ी मूर्ख थी। इंसान को मार के सोच रही थी कि विचार मर जाएगा। ऐसा नहीं हुआ और उसके पश्चात उनको जाना ही पड़ गया भारत से। तो याद रखिएगा आज कौन सा दिवस है। शहीद दिवस मनाया जाता है 2 या 3 मार्च को। 2 या 3 मार्च 1931 ईस्वी को, 2 या 3 है। देखिएगा क्या है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट के समय गांधी जी को सबने बोला भी था कि आप कोशिश कीजिए कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी ना हो। लेकिन गांधी इरविन पैक्ट में केवल जो अहिंसक राजनीतिक कैदी थे उन्हीं को लेकर बातचीत की गई, उन्हीं को लेकर उसमें समझौता किया गया। जो हिंसक राजनीतिक कैदी थे उनको लेकर कोई भी समझौता नहीं किया गया। सच तो ये भी है, अगर आप किताब पढ़ेंगे, एक क्रांतिकारी का किताब लिखा हुआ है मेरे पास, तो उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो सच तो ये भी है कि जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे खुद भी चाहते थे कि वो फांसी पर चढ़ें। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। मूवी भी देखेंगे तो उसमें भी ये बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि इससे संदेश जाए, इससे लोगों में हमारी विचारों की पहुँच बढ़े, लोगों को पता चले कि क्यों कोई आदमी फांसी पर लटक गया है। तो ये भी था। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विवाद तो इतिहास में रहते ही हमेशा। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं आज का हेडलाइन क्या है। आज का हेडलाइन है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केजरीवाल जी के कस्टडी में लिया है। 28 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी मंजूरी दे दी गई है। 28 मार्च तक केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में रहेंगे। और ईडी ने बोला है कि किंगपिन हैं स्कैम के। इनको बोला है कि यही मुख्य पात्र हैं जिन्होंने ये सारा स्कैम रचा। स्कैम में मुख्य रूप से आरोप ये लगाया जा रहा है कि साउथ ग्रुप से इन्होंने घूस लिया और बहुत बड़े स्तर पर पैसा लिया और उस पैसे का उपयोग गोवा इलेक्शन में किया गया। कहाँ पर? गोवा इलेक्शन में किया गया। तो ये इन पर मुकदमा चल रहा है। उसके अलावा शराब घोटाले में जो पैसे वसूले गए, आरोप ऐसा लगाया जाता है कि उसका उपयोग पंजाब इलेक्शन में किया गया। तो ये राजनीतिक न्यूज़ है, इस पर हम लोग फोकस नहीं करते। देखिए, प्रधानमंत्री जी की भूटान यात्रा हो गई है। दरअसल में एक दिन बाद से हुई। एक दिन पहले भूटान यात्रा होनी थी, लेकिन वर्षा के कारण और ख़राब मौसम के कारण एक दिन बाद से भूटान गए। वहाँ पर उनको सम्मानित किया गया है। भूटान के हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड होता है उससे उनको सम्मानित किया गया है। देखिए इसका नाम क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है नाम कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीइंग कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द ड्रक गाइल्फो। ये नाम है, भूटानी है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्या है। तो ड्रुक भी कहा जाता है, ड्रक भी कहा जाता है। ड्रुक या ड्रक गाइल्पो इसको बोलते हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे अपने यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो भारत रत्न है। उसी प्रकार से भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। उसके अलावा भारत सरकार ने बोला है कि हम अब भूटान को जो हम इकोनॉमिक सपोर्ट देते हैं अब वो 10,000 करोड़ रुपए का देने जा रहे हैं। पिछले साल के तुलना में इसको बढ़ाया गया है इकोनॉमिक सपोर्ट को। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये पीटी फैक्ट में आपसे पूछा जाएगा कौन सा? तो ड्रुक गाइल्पो जो है ये किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। किस देश से बिलोंग करता है ये अवार्ड? तो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ओके, अब चलते हैं आज का जो छोटा सा न्यूज़ है एक, उसको डिस्कस करते हैं। ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है। बेंगलोर शहर में जो पानी की कमी है या भारत के शहरीकरण में जो उत्पन्न चुनौतियां हैं उसको ज़रा हम लोग सही से डिस्कस करते हैं। बेंगलोर शहर में पानी की कमी कोई छोटी मोटी कमी नहीं है। अभी तो समर का रीजन शुरू ही हुआ है। समर का अभी तो बहुत लंबा चलने वाला है और इतने लंबे समर सीजन में उनके पास पानी न के बराबर में है। इसके साथ साथ जो भारत सरकार का डेटा आया है, जो कल न्यूज़ में बताया गया है कि इस गर्मी में केवल बेंगलोर ही नहीं, जितने बड़े भारत के शहर हैं वो सभी पानी की समस्या से जूझने वाले हैं। क्योंकि देश के डैम वगैरह में, देश के जो जलाशय हैं उनमें मात्र 38% पानी बाकी है और अभी समर शुरू ही हुआ है। अभी तो मार्च ख़त्म ही हो रहा है, अप्रैल, मई, जून अभी तो पूरा बाकी ही है। तो समर शुरू ही हो रहा है, लेकिन अभी भी देश के जलाशय जो हैं उनमें पानी की कमी देखी जा रही है। तो आने वाले समय में
और भी बड़े शहर आपको इससे प्रभावित दिखेंगे और अभी तो वर्तमान में बेंगलोर का हाल ख़राब हो रखा है। चलिए देखते हैं कि क्या है रीज़न, बेंगलोर शहर को क्यों इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, क्यों इतना ज़्यादा परेशान है, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फिर अगले न्यूज़ पर हम लोग चलेंगे। देखिए क्या है कि भारत में शहरीकरण और शहरी जल परिदृश्य में जो परिवर्तन आ रहा है उसी को लेकर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेंगलुरु जिसे कभी कल्याण नगर या झीलों के शहर के रूप में जाना जाता था, ऐतिहासिक रूप से देखेंगे, इतिहास में अगर ज़्यादा गहरा जाएंगे तो बेंगलुरु शहर जो है, वैसे तो उदयपुर को भी झीलों का शहर माना जाता है, लेकिन बेंगलुरु शहर अपने झील के लिए, जलाशयों के लिए फेमस था। कल्याण नगर इसका नाम था। क्या नाम था? कल्याण नगर। झीलों के शहर के रूप में जाना जाता था। इस समय गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, जिसके कारण एक रोमांचक उपन्यास से मिलते जुलते परिदृश्य सामने आ रहे हैं। इस शहर के निवासियों को सूखे नल, पानी के टैंकरों पर निर्भरता, पानी के अत्यधिक दर और पानी के उपयोग पर सख्त नियमों को सहित अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सामान्य रूप से कम मानसून के मौसम के कारण यहाँ स्थिति और ख़राब हो गई है, जिसका कारण अल नीनो का प्रभाव है। अब अल नीनो कहाँ तक प्रभावित कर सकता है, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अल नीनो के प्रभाव को भी एक रीज़न माना जा रहा है बेंगलुरु शहर के पानी के कमी में। बेंगलुरु शहर जिसे कभी कल्याण नगर या झीलों के शहर के रूप में जाना जाता था, उसके साथ इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है। इन चुनौतियों के आलोक में बेंगलुरु के जलीय परिदृश्य के साथ ऐतिहासिक संबंध और इसके पारिस्थितिक महत्व और फिर से विचार करना अनिवार्य है। यह विश्लेषण बेंगलुरु के जल क्षेत्र के जटिल गतिशीलता को देखते हुए, जो झीलों, तालाबों से भरपूर शहर से लेकर कमी और असमानता से जूझ रहे शहर तक इसके विकास का पता लगता है। एक समय में जो शहर झील व तालाबों के लिए जाना जाता था, आज वो शहर बूंद बूंद के पानी के लिए तरस रहा है। तो इसके पीछे कुछ न कुछ मानवीय कारण तो ज़रूर होगा, हम ही ने तबाह किया होगा। अब हम ही लाइन में लगे हैं पानी के लिए, मतलब हमसे तात्पर्य हम इंसान से है। आपको पता है कि दिल्ली जो शहर है वो उसमें छोटी छोटी करीब में 20 से 25 नदियाँ पाई जाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सोचिए ज़रा, आज के दौर में दिल्ली में छोटे छोटे 20-25 नदियाँ बह रही होती और वो उसी कंडीशन में होती, साफ़ सुथरा, तो क्या सुहावना शहर होता दिल्ली। पेरिस जो आप देखते होंगे फ़ोटो में, तो पेरिस में सीन नदी देखते होंगे, तो उन्होंने उसको बचा कर रखा है। लंदन में जो एथेंस देखते हैं उसको उन्होंने बचा कर रखा है। हमने नदियों को पूजा ज़रूर, लेकिन उनको बचाया नहीं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ हमें कल्चरल रूप से हमें दिखेगा कि हम कमियां करते हैं, नदियों को गंदा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। तो उसी का परिणाम है ये। देखिए क्या किया हमने बेंगलोर में। ऐतिहासिक संदर्भ झील के शहर के रूप में बेंगलोर की पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली मानव सरलता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है, जिसकी एक मुख्य विशेषता झीलों, तालाबों, कुओं का निर्माण था, जो शहर को पानी की ज़रूरतों को बनाए रखते थे। ये जल निकाय, जिनमें केरेसे यानी कि झील कहा जाता है इनको, केरेस, कल्याणी मंदिर के तालाब, गोकट यानी कि पशु धोने के तालाब शामिल है, इन सभी चीज़ों के वहाँ पर भरमार थी। पीने और सिंचाई से लेकर सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करते थे। इन जन निकायों के परस्पर सहसंबंधता ने भूजल पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की और जन समुदाय के भीतर आजीविका के विविध रूपों का समर्थन किया। क्या तात्पर्य इसका कहने का मतलब क्या भाई? देखिए, जब आपके गाँव के आस पड़ोस में तालाब होंगे, झील होंगे, कुएँ होंगे, तो गाँव में भौम जल का भी रिचार्ज होता है। भूमि के अंदर जो जल का है छोटा सा चट्टान होता है, जिससे आप हैंडपंप से पानी निकालते हैं, उसको भी रिचार्ज करना पड़ता है। रिचार्ज होता है वो। अगल बगल तालाब हैं तो आप मिट्टी अगर खोदेंगे तो थोड़ा सा खोदने पर ही पानी मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि भौम जल का स्तर वहाँ पर ऊपर है। वहीं पर अगर बिल्कुल ही दूर दूर तक कोई तालाब या कुछ भी नहीं है, तो आप अगर पानी खोदेंगे तो आपको जल जो है वो काफ़ी गहराई में मिलेगा कई बार। क्या होता है, ये जो झरने, तालाब, कुएँ होते हैं, ये भौम जल का भी रिचार्ज करते हैं, ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं, उनको भी सहेजने का काम करते हैं। अब जब हम क्या करेंगे, अब इन सारे झीलों, तालाबों को हम भर देंगे। किससे भर देंगे? पहले मिट्टी से भरेंगे, फिर उस पर कंक्रीट डालेंगे, फिर उस पर हम पार्क बना देंगे, या उस पर हम फिर क्या करेंगे, बड़े बड़े सोसाइटी बना देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, ऑफिस बना देंगे, मेट्रो बना देंगे। तो कंक्रीट जो है वो पानी को अंदर नहीं जाने देगा, जिससे भौम जल, एक तो जलाशय था वो भी ख़त्म हो गया, यहाँ पर जो तालाब था वो भी ख़त्म हो गया, ऊपर से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होते थे उसको भी ख़त्म कर दिया हमने। यानी कि हमने दोहरा इस पर प्रहार किया। तब क्या होगा, आस पड़ोस के क्षेत्रों में हमें पानी की कमी देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंगलोर के जल क्षेत्र में शहरीकरण परिवर्तन हुआ है। औपनिवेशिक हस्तक्षेप, स्वतंत्रता के बाद की विकास पहल, भारत के सॉफ्टवेयर राजधानी के रूप में शहर के उद्भव जैसे कारकों के कारण बेंगलोर के शहरीकरण ने इसके जलीय प्रदेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व किया है। यानी कि औपनिवेशिक काल में भी
अंग्रेज़ों के समय में भी। उसके पश्चात स्वतंत्र भारत में भी हमने कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए। उसके पश्चात जब भारत का सॉफ्टवेयर कैपिटल बना ये, तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग गई। अब कहीं पर भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या क्या चाहिए उसके लिए? रहने के लिए घर चाहिए, चलने के लिए सड़क चाहिए, मेट्रो चाहिए, घूमने के लिए मॉल चाहिए, पार्क चाहिए। ये सब इंसान जहाँ पर भी रहते हैं तो उनको इन सब चीज़ों की नीड होती है। ग्रामीण आबादी नहीं, शहरी आबादी की मैं बात कर रहा हूँ। और जब ये सब चीज़ें नीड होंगी तो इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए ज़मीन ही चाहिए। अब ज़मीन चाहिए तो फिर ज़मीन बनाना पड़ेगा, जलाशयों को भरना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत सारे थे पहले। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। यद्यपि झीलों पर अतिक्रमण किया गया था, शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पुनर्निर्मित किया गया था। साथ ही आर्द्र भूमि जल चैनलों को आवासीय व वाणिज्यिक परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए भरा गया। वेटलैंड जरूरी होता है, वेटलैंड प्रकृति के लिए ज़रूरी होता है, शहरों के लिए ज़रूरी होता है। वेटलैंड ना केवल पशु पक्षियों को सहारा देते हैं, पेड़ पौधों को सहारा देते हैं, बल्कि ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए सबसे बड़े स्रोत के तौर पर एक माने जाते हैं। तो हमने वेटलैंड जल चैनल जितने थे उन सबको भर भर के आवासीय और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए और फिर सत्यानाश करके रख दिया। फिर भी शहर की तेजी से विस्तार ने जल संसाधनों को असमान वितरण को जन्म दिया, जिसमें समृद्ध क्षेत्रों को नगरपालिका पाइप जल प्रणालियों से लाभ हुआ, जबकि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए स्वच्छ पानी तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वही जो हर शहर में होता है, जो अच्छा इलाका होता है वहीं पर सारे सप्लाई भी सही से किए जाते हैं। जहाँ पर लोग गरीब होते हैं वहाँ पर स्वच्छ पानी भी नहीं मिल पाता है, जबकि जो अमीर हैं वो तो पानी खरीद कर भी पी सकते हैं। जिनको पानी खरीदने की भी हैसियत नहीं होती उन्हीं के लिए तो पानी देना चाहिए ना। तो खैर यही है, प्रकृति का नियम भी वही है। जहाँ मरुस्थल होता है वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, वर्षा भी वहीं पर होती है जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का लाइन याद कीजिए। वर्तमान चुनौतियाँ असमानता व कमी। वर्तमान में बेंगलुरु शहर कई अन्य शहरों के पानी की आसान पहुंच संबंधित असमानताओं से जूझ रहे हैं। इस आवश्यक संसाधन के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए शासन यानी कि गवर्नमेंट व प्लानिंग को विफलता को उजागर करता है कि गवर्नेंस और योजनाएं दोनों विफल हो गई। बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकारें जो हैं, वो चांद पर जाने वाली जो सरकारें हैं, भारत के सॉफ्टवेयर कैपिटल में सही से पानी नहीं पहुंचा पाए। कटाक्ष कर रहा हूं। इसमें राज्य सरकार का 100% क्या है तो जिम्मेदारी बनती है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कोई भी नहीं बनती है। राज्य सरकारों ने सही से काम नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं सही से किया, इसीलिए इस तरह की समस्या को देखना पड़ा। अब देखिए इसका एक अपने देश में ही सफल उदाहरण भी है। मैंने बताया था एक बार, चेन्नई शहर जो कभी पानी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने वाला शहर, जल संकट से जूझने वाला शहर, इसने अपने यहाँ पर एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया, अनिवार्य कर दिया वर्षा जल का संरक्षण। आपको करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है, नहीं तो घर का मैप ही आपको पास नहीं करके देगी नगर पालिका। तो चेन्नई शहर अब जल संकट से अब वहाँ पर नहीं देखा जाता है, जबकि चेन्नई के पास पानी कम है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, समुद्र के तट पर है, खारा पानी है, उसके पास पीने के पानी की कमी थी। लेकिन बेंगलोर के पास झीलें ही झीलें थी, पीने के पानी की भरमार थी। लेकिन सरकारों ने सही से काम नहीं किया, योजना सही से नहीं बनाया, इसलिए इस तरह की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि कई समृद्ध नगर पालिका जल आपूर्ति निजी बोरवेल पर निर्भर है। हाशिए पर रहने वाले समुदाय पानी के टैंकरों का सहारा लेते हैं और गंभीर जल आपूर्ति का सामना करते हैं। पानी का अधिकार, जिसे एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, शहर की आबादी के महत्वपूर्ण हिस्से के लिए मायावी बना हुआ है, जिससे सामाजिक आर्थिक असमानताएं बनी हुई। लोग मॉल में खड़े हैं वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। सरकारी हस्तक्षेप और नीतिगत ढांचा, बेंगलोर शहर का अद्भुत हाल हो रखा है। बेंगलोर के जल संकट को दूर करने के प्रयास, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, क्या बोला जा रहा है कि वर्षा जल का संरक्षण भी हमने किया है, जल संरक्षण के प्रयास भी किए हैं, कानून, दिशा निर्देश, योजनाएं सब तैयार की है। क्या नहीं किया है तो वो है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में हमने कमी की है और ये सबसे बड़ा कारण है इसका। जो शहर पानी की लगातार कमी से स्पष्ट है, कावेरी नदी जैसे दूर के जल स्रोतों पर निर्भरता, बोरवेल के माध्यम से भूजल का दोहन, जल प्रबंधन रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है कि बेंगलोर शहर को पानी के लिए अब कुछ बड़े निदान सोचने पड़ेंगे। इतना छोटा मोटा चीज़ों से नहीं होगा। जिस प्रकार से चेन्नई ने किया है काम, उसी प्रकार से काम करना पड़ेगा। द 3Rs, बेंगलुरु के पानी के साथ संबंधों पर पुनर्विचार, रिलेशनशिप, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये IR में कुछ IR बोल रहा हूँ, सॉरी। जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट या इकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ें या वहाँ पर यूज करें तो वहाँ पर इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ करने चाहिए, जैसे 3R,
ट्रिपल आर 4R भी होता है कि भाई रिकवर करो, रिसाइकल करो, अलग अलग उसके होते हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग पॉइंट के हिसाब से, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर बोला गया कि रिलेशनशिप, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पानी के साथ पुनर्संबंध अपनी जल विरासत के साथ बेंगलुरु के खोए हुए संबंध को पुनः बहाल करने के लिए शेष झीलों, तालाबों, कुओं को शहर के सामाजिक व सांस्कृतिक ताने बाने के विभिन्न घटक के रूप में पुनर्जीवित करना आवश्यक है, तभी जाके हो पाएगा। पारंपरिक जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने, जल निकायों के आंतरिक मूल्यों को स्वीकार करने से निवासियों के बीच नेतृत्व की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। जल के समान अधिकार सुनिश्चित करना भी एक होगा कि जल की पहुंच में सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर किया जाए। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों हैं उन तक भी जल की पहुँच को सुनिश्चित किया जाए, उन्हीं को सारी दिक्कतें क्यों झेलनी पड़े। अधिक समावेशी और टिकाऊ शहरी वातावरण निर्माण के लिए जल वितरण को लोकतांत्रिक बनाने, हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लिए भी प्राथमिकता तय करने का हमें कोशिश करना चाहिए। जल स्थिरता के लिए जिम्मेदारी को अपनाना पड़ेगा हमें, तभी जाके संभव हो पाएगा। जल प्रतिरोधी बेंगलुरु का क्या तात्पर्य है? चूंकि बेंगलुरु कमी और बाढ़ की दोहरी चुनौतियों से जूझ रहा है, इसलिए संकट के चक्र को मुक्त होना और जल प्रबंधन के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। 3R के सिद्धांत को अपनाकर जल संरक्षण प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देकर बेंगलुरु शहर को हम पीने का पानी मुहैया करवा सकते हैं। समर अभी शुरू ही हुआ है, अभी तो ये समस्या आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगी, दिल्ली में भी देखने को मिल सकती है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये छोटा सा न्यूज़ था जिसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर शहर सिलिकॉन वैली ऑफ एशिया, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया तो है ही, एशिया में भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इससे बड़ा शहर नहीं है। वो शहर जल के कमी के कारण इतना ज़्यादा जूझ रहा है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला जो न्यूज़ है ये कल के द हिंदू में आया था, लेकिन मैंने रखा था कि अगले वीडियो में इसको करवा दूंगा। कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए क्या है ये मुद्दा। SRO का मतलब क्या होता है भाई? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अपने लिए रूल एंड रेगुलेशन को खुद से बनाते हैं। अब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा पहले दिया जाएगा, किसके द्वारा दिया जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। किस सेक्टर से संबंधित चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पर? तो नॉन बैंकिंग जो कंपनियाँ होती उनकी बात हो रही है, फिनटेक की बात हो रही है, वित्त से जुड़ी हुई जो कंपनियाँ होती है उनकी बात हो रही है। कुछ ऐसे कंपनियां जो खुद के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं, उन्हीं के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फाइनलाइज किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये क्या है रूल एंड रेगुलेशन? SROज किनको कहा जाएगा, इसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। बाकी इसमें यही है कि भाई RBI जो है वो कोशिश करेगी कि आने वाले समय में सेक्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन जारी कर हम SROज के लिए, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जो SRO बनेंगे उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन अलग अलग होंगे। SRO का मतलब सेल्फ रेगुलेटरी इंटिटीज़ या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। आपका ऑर्गेनाइजेशन आप ही उसके लिए नियम कानून रूल कायदे बनाए, बस यही मतलब होता है सेल्फ रेगुलेटरी का, खुद से ही खुद के लिए रूल कायदे बनाना। और इसके लिए पहले आपको SRO का स्टेटस लेना पड़ेगा। किससे? RBI से। आप एप्लीकेशन भर के डालेंगे, आप नहीं डालेंगे, जिनका इस तरह का एंटिटी है वो डालेंगे। एंटिटी का मतलब छोटा सा कंपनी, एंटिटी का मतलब भी इतना ही ध्यान में रखिएगा, कोई एक विभाग या कंपनी, ठीक है। वो डालेंगे एप्लीकेशन RBI के पास, RBI उनको देगी कि आप SROज हैं, फिर आप अपने लिए रूल एंड रेगुलेशन को तय करेंगे। लेकिन RBI के मुताबिक RBI ने इसके लिए एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर दिया है कि SRO क्या होंगे, क्या क्या उनको करना पड़ेगा, उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों और NBFC ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन NBFC, ठीक है, जैसे LIC NBFC में आ जाएगा, जैसे SBI बैंक में आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो अंतर आप बाद में पढ़िएगा, अभी बताइएगा कुछ अंतर अगर आपको पता हो तो, अभी तो मैं उस पर नहीं रुक रहा हूँ। को लक्षित करते हुए स्वनियामक संगठन SRO, स्वनियामक संगठन इसको कहा जाता है हिंदी में, के लिए मसौदा ढांचे का अनावरण कर दिया है। देखिए चूँकि जनवरी 2024 इसमें 2024 चल रहा है तो याद होगा आपको, 2024 ईस्वी के जनवरी महीने में RBI ने इस पर काम करना शुरू किया था। अब इसका फाइनलाइज कर लिया है फ्रेमवर्क कि क्या क्या होना चाहिए SRO। भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 नियामक संगठनों के लिए एक प्रारंभिक रूपरेखा जारी की है, जिसका उद्देश्य बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और इसके नियामक दायरे के तहत
अन्य संस्थाओं की निगरानी करना है। 25 जनवरी 2024 तक सार्वजनिक इनपुट की मांग करते हुए मसौदा संभावित एसआरओ के लिए पात्रता मानदंड परिचालन दिशा निर्देश की रूपरेखा तैयार करता है आरबीआई, और उसने कर दिया। 25 जनवरी तक उसने पब्लिक से भी मांगे थे कि आप भी कुछ देना चाहते हैं, सुझाव तो दीजिए। अब इसको फाइनलाइज कर लिया गया है। फाइनलाइज करके बता दिया गया है कि भाई साहब एसआरओज कौन होंगे, क्या काम करेंगे वो लोग। देखिए जरा, पात्रता मानदंड। एसआरओ लाइसेंस के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को एक गैर लाभकारी कंपनी स्थापित करनी पड़ेगी जिसके पास चल रही जिम्मेदारी के लिए पर्याप्त निवल मूल्य व बुनियादी ढांचा हो। इसका क्या मतलब है, ये बड़े बड़े शब्द लिखे, इसका क्या मतलब है। निवल मूल्य का मतलब होता है कि आपने अगर अपने कंपनी को, एक गैर लाभकारी कंपनी को रजिस्टर किया है तो उसके पास कुछ पैसा रुपया तो होना चाहिए जिस क्षेत्र में वो काम करती है उसके लिए। उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए, ऑफिस वगैरह तो होना चाहिए कि हवाई जाके कंपनी ने फाइल कर दिया कि हम एसआरओ हैं। इस प्रकार से तो नहीं होना चाहिए। देखिए अगला क्या है, आवेदकों को अपने संबंधित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना होगा, निर्दिष्ट सदस्यता का प्रदर्शन करना होगा, सदस्यता का उचित समय सीमा के भीतर इसे प्राप्त करने के लिए रोड मैप प्रदान करना होगा। आवेदकों को उसके निदेशकों दोनों के लिए स्वच्छ कानूनी रिकॉर्ड अनिवार्य है। आवेदक जो निवेशक रखेंगे, डायरेक्टर्स जो रखेंगे कंपनी में, वो स्वच्छ कानूनी रिकॉर्ड, मतलब कानून में कोई धांधलेबाज, मर्डरर या चोर डकैत नहीं होना चाहिए। जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे एसआरओज में, वो साफ सुथरा छवि का इंसान होना चाहिए जिसमें सभी पहलुओं में उपयुक्त व उचित मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। ये तो हो गया कि भाई आवेदन कौन कर सकते हैं। पहले होता है ना क्राइटेरिया का, भाई बैचलर डिग्री पास हो, डोमिसाइल है कि नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं है, डिग्री का नंबर है कि नहीं है, बीपीएससी। उसी प्रकार से अनिवार्यता है एसआरओ के लिए। अब इससे ज़्यादा बेसिक में मैं क्या जाऊँ, विनियामक निरीक्षण और प्रबंधन। अब इसका क्या तात्पर्य कि एसआरओ को पेशेवर रूप से, प्रोफेशनल तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ेगा और उनके एसोसिएशन एओ में उपयुक्त प्रावधानों की आवश्यकता पर जोर दिया जाए। बोर्ड निदेशकों को लगातार उपयुक्त व उचित मानदंडों को पूरा करना चाहिए। अध्यक्ष सहित बोर्ड के कम से कम 1/3 सदस्यों को संबंधित विनियमित संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव के बिना स्वतंत्र होना चाहिए। जो बोर्ड बनेगा, जो एसआरओ के बोर्ड होंगे, उसके 1/3 सदस्य जो होना चाहिए वो स्वतंत्र होना चाहिए। वो उस संस्था से जुड़े हुए लोग नहीं होने चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे रेगुलेट करना आसान होगा। रिपोर्टिंग और शासन। एसआरओ को निदेशक पद में किसी भी बदलाव या निदेशक के बारे में प्रतिकूलित जानकारी तुरंत आरबीआई को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य किया जाता है। अगर आप निदेशक बोर्ड या किसी में भी कोई बदलाव करते हैं पद में, तो आपको तुरंत उसको आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यदि एसआरओ के कार्यप्रणाली को सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक माना जाता है तो केंद्रीय बैंक एसआरओ को मान्यता को रद्द करने का अधिकार रखता है। एसआरओ को आरबीआई क्षेत्र के विकास के बारे में सूचित रखना चाहिए। अपने सदस्यों द्वारा किसी भी उल्लंघन की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एसआरओ को आरबीआई से असाइनमेंट निष्पादित करने, समय समय पर अनुरोधित डेटा प्रदान करने का भी कार्य सौंपा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एसआरओ को बोला गया है कि रूल एंड रेगुलेशन आपके लिए तय कर दिया है, अब आप आके अप्लाई कीजिए और अपने यहाँ पर कुछ आप इंटीग्रिटी रूल रेगुलेशन को बना कर रखेंगे, तभी आपको सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया जाएगा और आप खुद से खुद को विनियमित कर सकेंगे। क्लियर हो गया, यही है उसका एसआरओ का, और कुछ नहीं है इसमें अलग से। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला जो टॉपिक है वो आईआर से संबंधित है, जिसमें हम लोग यूएनएससी को पढ़ेंगे, अभी समझेंगे यूएनएससी क्या है। लेकिन दरअसल हुआ क्या, ये रूस और चीन ने वीटो किया है। यूएस ने गजा में सीज फायर को लेकर एक प्रस्ताव लाया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, अमेरिका ने प्रस्ताव लाया था, लेकिन रूस और चीन इन दोनों ने इस पर वीटो किया है और इस प्रस्ताव को अब अस्वीकार कर दिया गया है। रूस और चीन के साथ साथ अल्जीरिया ने भी इसको अस्वीकार किया है। अल्जीरिया अस्थायी मेंबर है अभी यूएनएससी का, उसने भी इसको अस्वीकार किया है। अल्जीरिया अरब मुल्क का एक देश है, अरब संस्कृति का एक देश है, तो माना जा रहा है कि अल्जीरिया के पीछे सारे के सारे अरब प्रायद्वीप के देश जो हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो क्यों सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, आप ज़रा सोचिए क्यों नहीं किया गया है। तो इसमें रूस और चीन ने जो आरोप लगाया है, मैं बस दोनों पक्ष आपके पास रख दूंगा। जिसमें रूस और चीन ने जो आरोप लगाया है वो ये लगाया कि जो सीज फायर था ये यूएस ने एक चाल चली थी इजराइल को बचाने के लिए और एक तरफा सीज फायर का ऐलान करने के लिए। उसके पश्चात इसमें यह भी बोला कि इजराइल ने जो वॉर क्राइम कमिट किए हैं, बहुत सारे लोगों को मारने का, उसके संबंध में भी इस प्रस्ताव में कुछ भी चर्चा नहीं किया गया था। और ये जो प्रस्ताव था ये विभेदपूर्वक था, ये समानता के सिद्धांत का पालन नहीं करता था। रूस के एम्बेसडर ने तो आरोप यहाँ तक लगाया है कि इजराइल जो है वो गजा को वाइप कर देना चाहता है, पृथ्वी से मिटा देना चाहता है,
इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं हो रही है यूएनएससी में, और विभेदपूर्वक नीति सीज फायर पर चर्चा की जा रही है। इसलिए इसको इन्होंने क्या किया, तो वीटो कर दिया। आपको पता है परसों वीटो किया गया, और कल रात में बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कल रात में रूस में आज तक का सबसे बड़ा आतंकवादी अटैक हुआ है। रूस के एक सेमिनार हॉल में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अटैक किया और 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। वहाँ पर मॉस्को में सेंटर है। तो ये सीज फायर के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब यूएनएससी के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अब मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइजू, इन भाई साहब ने बोला है कि भारत तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और बोला है कि भाई आपने जो हमें ऋण दिया है उस ऋण को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, सब पैसे का खेल है गुरु, मैंने आपको समझाया। और भारत से इन्होंने ऋण लिया हुआ है कितना, तो पैसा गिनिएगा, 400.9 मिलियन डॉलर। अब इस साल के अंत तक इनको चुकाना था, पैसे हैं नहीं इन भाई साहब के पास। इन्होंने बोला कि भारत हमारा सबसे नज़दीकी एलाई है और हम भारत सरकार से बात कर रहे हैं, हमारा हमेशा से मित्र रहा है, और हम बोल रहे हैं कि भाई साहब आप हमें क्या करो, ऋण चुकाने में थोड़ी सी रिलीफ दे दो। तो वही वाला हाल है। ठीक है, ये तो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते, अगले न्यूज़ को देखिए क्या है कि भारत सरकार अब कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में, याद कीजिए मैंने आपको दक्षिण अमेरिका का न्यूज़ बताया था, जहां पर हमने अलग अलग देशों के साथ में लिथियम, उसके अलावा कहीं से कॉपर ला रहे थे, लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें ला रहे थे, क्रिटिकल मिनरल्स की खोज कर रहे थे। अब उसी प्रकार से भारत सरकार आने वाले समय में अफ्रीका के जो अलग अलग क्रिटिकल माइन वाले क्षेत्र हैं, अब वहाँ पर जाएंगे हम और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर समझौता करेंगे और अपने देश में उसको लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को जब हमें बढ़ाना है, अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, तो हमें वो चाहिए ही होगा। बिना हम कच्चे माल के नहीं बढ़ा सकते हैं। तो किन किन देशों से हम कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जाम्बिया, नामीबिया, कांगो, घाना, मोजाम्बिक, इन सभी देशों से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन सब देशों में काफ़ी सारे पाए जाते हैं। कल मैंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल दिया था, जिससे मैंने बताया था कि प्राकृतिक संसाधन से ही विकास संभव नहीं है। विकास के लिए सबसे ज़रूरी संसाधन है, वो है मानव संसाधन। उसका सबसे शानदार उदाहरण अगर किसी स्टूडेंट ने लिखा होगा तो क्या होगा, उसका उदाहरण होगा अफ्रीका। एक दिन मैंने एनसीईआरटी में समझाया था आपको कि जिस देश में संसाधन भरपूर है लेकिन मानव संसाधन नहीं है, तो देश गुलाम जरूर बन सकता है, डेवलप तो कभी बन ही नहीं सकता है। अफ्रीका महादेश जो है उसका सबसे शानदार उदाहरण है। अफ्रीका से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन किसी के पास में नहीं है, लेकिन मानव संसाधन का अभाव के कारण उसके सारे संसाधन बाहर के देश ले जाते हैं। बिना संसाधन के, एक बेहतर मानव संसाधन के कारण से एक देश उन्नत है, उसका नाम है इजराइल। भले ही वो सारे क्राइम कर रहा है आजकल, लेकिन यहाँ पर कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं पाया जाता है। एक जल भी, स्वच्छ जल भी, पीने का पानी तक का अभाव है, लेकिन मानव संसाधन के बदौलत ये देश उन्नत हो गया। इसी तरह से आपको एग्जाम्पल देना था अपने देश के भीतर भी। देश के भीतर पूर्वी राज्य झारखंड उस समय बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार को छोड़ दीजिए, इसमें से इनमें प्राकृतिक संसाधन की भरपूर है, लेकिन सबसे पिछड़े हुए राज्य यही है, क्योंकि मानव संसाधन पर खर्च नहीं किया गया। मानव संसाधन क्या करता है, प्राकृतिक संसाधन को तकनीक के माध्यम से उपयोग करने लायक बनाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और मानव संसाधन का निर्माण कैसे होता है, एनसीईआरटी में सारा मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा के द्वारा, शिक्षा का मतलब प्राइमरी एजुकेशन नहीं, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक जब आप किसी इंसान को देते हो, तब जाके वो आपके संसाधन को सही रूप से तकनीक का माध्यम द्वारा उपयोगी बना सकता है। वरना तो वो संसाधन रखिए आप और कोई और उठा कर ले जाएगा। तो ये कल मैंने सवाल दिया था। अब देखिए जम्मू कश्मीर में जो हमें लिथियम का ब्लॉक मिला था, उस लिथियम ब्लॉक को भी हम फिर से क्या करने वाले, फिर से बोली लगवाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक मात्र 2 ही लोगों ने बोली लगाया है इसके लिए। तो आने वाले समय में लिथियम ब्लॉक जो जम्मू कश्मीर में हमें मिला था और राजस्थान में भी मिला है, उसके लिए कोई और बायर्स हम ढूंढ रहे हैं ताकि बोली लगाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे प्राप्त हो। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ पर चलते। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि रियल जीडीपी का ग्रोथ जो है माना जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 8% तक जा सकता है, जो कि काफ़ी सही होता है देश के लिए। तो रियल जीडीपी क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा समझा दूंगा आपको, और यूएनएससी समझा देता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोगों के। जीडीपी क्या होता है भाई, तो जीडीपी होता है
किसी एक वित्तीय वर्ष में, इसका डेफिनेशन फिक्स होता है गुरु, किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश के घरेलू सीमा के भीतर, शब्द होते हैं सारे, घरेलू सीमा को डिफाइन किया जाता है, मैंने एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स वीडियो में डिफाइन किया था। घरेलू सीमा के भीतर देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तु का अंतिम मूल्य होता है। अंतिम मूल्य भी फिक्स होता है। अंतिम मूल्य किसको कहते हैं? तो इसी को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। निवासी लिखा हुआ है, नागरिक नहीं लिखा हुआ है। जीडीपी भी 2 प्रकार के होते हैं। जीडीपी आधार वर्ष से कंपेयर करके निकाला जाता है। जैसे 2024 का हमें निकालना है जीडीपी, तो मान लीजिए जैसे 2011-12 क्या है? आधार वर्ष, बेस ईयर है। तो 2011-12 की तुलना में 2023 का निकालेंगे हम लोग, फिर 2011-12 की तुलना में 2024 का निकालेंगे हम लोग, फिर 2023 का जितना आया है और 2024 का जितना आया है उसमें कितना परिवर्तन है, इसी को बोला जाता है कि जीडीपी में परिवर्तन या ग्रोथ हो रहा है। इसलिए आधार वर्ष क्या रखा है आपने, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आधार वर्ष तय करते समय सामान्य तौर पर कोशिश की जाती है कि स्थिर रहा हो, कोई आपदा ना आई हो। जैसे मान लीजिए जब 2020-21 को कोई आधार वर्ष मान ले तो हर साल हमारे 15% से ज़्यादा ग्रोथ होंगे। क्यों? क्योंकि 2020-21 का आधार वर्ष जो था, इकोनॉमिक ईयर जो था, वो तो आपदाओं से भरा हुआ ईयर था। उसमें तो जीडीपी ग्रोथ निगेटिव में चली गई थी, तो उससे तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आशय किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य से होता है। विदित है कि जीडीपी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी या चालू कीमतों पर वर्तमान वर्ष की प्रचलित कीमत में व्यक्ति सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य को नापता है। वर्तमान वर्ष की ओके। जबकि रियल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी के विपरीत यह किसी आधार वर्ष की कीमतों और व्यक्त की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को बताता है। तो रियल जीडीपी जो है हमारा आधार वर्ष से कंपेयर करके वो 8% पर चली जाएगी और ये हमारे देश के लिए अच्छी चीज़ है। आधार वर्ष की कीमतें स्थिर मानी जाती है, जबकि चालू वर्ष की कीमतों में परिवर्तन संभव होता रहता है। ओके, अगला टॉपिक देखिए क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। 5 अंग कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ट्रस्टीशिप परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व सचिवालय है, जो 5 अलग परिषद हैं और उसमें से एक है सुरक्षा परिषद। यह मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने उत्तरदायी है। परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं वो अस्थायी हैं, जिसे पता ही है कौन है। रूस है, चीन है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है। ये सारे देश जो हैं वो क्या हैं? तो यहाँ पर अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम है। भारत ने पिछले वर्ष 2021 में 8वीं बार एक अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया था। 2 वर्ष यानी कि 21-22 तक परिषद में भारत रह चुका है। परिषद प्रतिवर्ष महासभा 2 वर्षों कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों कुल 10 में से चुनाव करती है। 10 अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है, जैसे एशिया पैसिफिक इलाके से ले लिया, दक्षिण एशिया से ले लिया, इस प्रकार से चुना जाता है। परिषद की अध्यक्षता प्रति माह 15 सदस्यों के बीच में रोटेट होती रहती है। मतदान शक्ति: सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय अस्थायी सदस्यों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिए जाते हैं, जिनमें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। 5 अस्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट करता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है। याद रखिएगा, 5 जो उसके परमानेंट मेंबर हैं वही केवल वीटो की शक्ति रखते हैं। किसी भी फैसले पर वीटो कर सकते हैं, किसी भी फैसले को रोक सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य या सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है तो बिना वोट के सुरक्षा परिषद समक्ष लाए गए किसी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है। यदि सुरक्षा परिषद को लगता है कि उस विशिष्ट मामले के कारण उस सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, अगर कोई सदस्य नहीं भी है इसका, तो भी उसको इसमें बैठक बुलाया जा सकता है यदि उससे जुड़ा हुआ मामला इसमें डिस्कस हो रहा है तो। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जो है ये ऑकस डील के तहत में, ऑकस एक छोटा सा ग्रुप है, इसके तहत में एक कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने का, और आने वाले समय में न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप करेंगे। ये चीन को लेकर चिंताग्रस्त हैं ये सभी देश, और इसीलिए इन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन को डेवलप करने का फैसला लिया है। तो ऑकस के बारे में बेसिक जानकारी ले लीजिए, उसके पश्चात हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। ऑकस समूह क्या है?
यह ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है जिस पर वर्ष 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी की साझेदारी इस व्यवस्था का प्रमुख आकर्षण है। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर इसका फोकस तथा या इस ओर इसकी उन्मुखता से इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाई के विरुद्ध एक सशक्त गठबंधन माना जाता है। कौन कौन से देश हैं इसमें? यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है। इसको इसीलिए बनाया ही गया है क्योंकि क्वाड जो था उसको सैन्य संगठन नहीं बना पाया अमेरिका, क्योंकि भारत इसमें शामिल है और भारत कभी भी किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनता है। इसलिए अमेरिका ने कोशिश किया कि चीन को टैकल करने के लिए हम क्या करें, तो हम एक संगठन बनाएं। और पहली बार अमेरिका और ब्रिटेन ने परमाणु पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी किसी देश को दी है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। अब उसके साथ बातचीत करके समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। ऑकस से संबंधित चिंताएं कौन सी है? क्षेत्रीय सुरक्षा। ऑकस साझेदारी विशेष रूप से चीन द्वारा क्षेत्र की सुरक्षा स्थिरता के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। समझौते में संवेदनशील रक्षा प्रौद्योगिकी, खुफिया सूचनाओं की साझेदारी शामिल है जो कहीं न कहीं इस क्षेत्र में संघर्ष को उत्पन्न कर सकता है। कूटनीतिक निहितार्थ भी हैं इसके। ऑकस साझेदारी को भारत, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए कूटनीतिक आघात के रूप में देखा गया है, जिन्हें पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख सहयोगी के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्रमुख सहयोगी के रूप में उभर रहा है। अप्रसार, नॉन प्रोलिफरेशन, इसका क्या तात्पर्य है? तो ऑकस साझेदारी में ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देने की बात की गई है, जो कहीं न कहीं परमाणु के अप्रसार को लेकर जो बातचीत की जाती है, दुनिया भर में चिंता व्यक्त की जाती है, उसमें कहीं न कहीं ये एक कंसर्न जाहिर करेगा। तो यही कुछ ऑकस के बारे में चीज़ें हैं, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बस ऑकस के बारे में बेसिक जानकारी भी रखेंगे ना कि कौन कौन से देश हैं, क्या इसमें डील किया गया है, तो मुख्य रूप से परमाणु पनडुब्बी की ही चर्चा इसमें की गई है। तो इस तरह ध्यान में रखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलेंगे। कब मिलेंगे? तो होली के बाद हम लोग मिलेंगे। सोमवार को तो होली है, तो अगले दिन हम मिलेंगे। और थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। हैप्पी होली आप सभी को।